आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। आज की चर्चा का जो विषय है वो बड़ा ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, पौराणिक है। अचानक 6 दिसंबर को अयोध्या में फैज़ाबाद में बाबरी मस्जिद ध्वंस की जाती है। ये दावा रहता है कि ये जो बाबरी मस्जिद है ये राम का जन्म स्थान जो है और वहाँ मंदिर जो है उसकी जगह को, उस मंदिर को तोड़कर बनाया गई है। मुस्लिमों के आक्रमण के द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया और बाबरी मस्जिद बनाई गई और देश के इतिहास में एक करवट ली जाती है। और ये मुद्दा आज तक, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट ये आदेश नहीं देता कि रामलला का अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया है और ये जो जगह है जिस पर मस्जिद बनी थी बाबरी मस्जिद, वो हिंदुओं के कब्ज़े में दी जाए। उसके बाद में ऐसा होता है कि मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाई जाती है। ट्रस्ट बनाने के बाद ऐसा होता है कि मंदिर का काम शुरू किया जाता है। मंदिर का काम जो शुरू होता है उसके दो पहलू हैं। एक पहला पहलू यह है कि अभी संक्रमण काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, देश के सभी निर्माणाधीन कार्य बंद है। ऐसे में सिर्फ राम मंदिर का ही एक काम सरकार को लगता है कि इसे शुरू कर देना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है। दूसरा ऐसा पक्ष है कि सड़कों पर हज़ारों लाखों मजदूर भूखे प्यासे चल रहे हैं, उनके लिए बस नहीं है, उनके लिए ट्रेन नहीं है और यूपी सरकार ये आदेश देती है कि जो अवैध तरीके से यूपी में मजदूर आ रहे हैं, जो साइकिल पे आ रहे हैं, जो पैदल आ रहे हैं, जो ट्रकों में सामान जैसा लाद कर खुद को यूपी पहुंच रहे हैं, उन सबको यूपी के अंदर नहीं आने दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा होता है। दो पहलू मैंने आपको बताया। एक तो राम मंदिर का काम शुरू हो जाता है, समतल करने का भूमि का, ये मुद्दा बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये मजदूर जो है, जो मर रहे हैं सड़कों पर, ये हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं जो सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही है, उनके लिए एम्बुलेंस नहीं है। वहाँ एम्बुलेंस की कोई ज़रूरत सरकार को नहीं लगती, लेकिन राम मंदिर के लिए ज़मीन समतल करने के लिए हज़ारों गाड़ियाँ बुलाई जाती है। ये तस्वीर है यूपी सरकार की और देश की जो सियासत है उसकी। हम अभी मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ऐसा है कि यहाँ दो पक्ष है, एक रामलला का पक्ष है, वक्फ बोर्ड है और अखाड़ा है। इनके बीच में जो ये मसला है, कानूनी मसला चलते रहता है और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि रामलला को ज़मीन दी जाए और वक्फ बोर्ड को अलग से ज़मीन दे के वहाँ अलग मस्जिद बनाई जाए। ना मंदिर बनाने का हम विरोध कर रहे हैं, ना मस्जिद बनाने का हम विरोध कर रहे हैं। हम आपको तीसरे पहलू की ओर ले जाएंगे। पहला पहलू जो है हिंदुओं का पक्ष है, दूसरा जो पक्ष है वक्फ बोर्ड का, जो बाबरी मस्जिद का पक्ष है, और तीसरा एक पक्ष इस पर बनता है जो एक ऐतिहासिक धरोहर से ताल्लुक़ रखता है। वो तीसरा पक्ष है बौद्धों का। ये कहा जा रहा है कि ये अयोध्या ये कभी साकेत नगरी के नाम से जानी जाती थी और साकेत नगरी के नाम से जब जानी जाती थी तब यहाँ पे स्वयं तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने अनेकों वर्षावास किए। ये भी कहा जाता है कि ये जो ढांचा जो गिराया गया 6 दिसंबर को, ये मस्जिद का ढांचा उस पुरातन बौद्ध अवशेषों के ऊपर है या उस पुरातन बौद्ध जो सांस्कृतिक एक धरोहर थी उसको तोड़ा गया और उसके अवशेषों पर बनाया गया। स्तंभ जो मिलते हैं उस पर ये बाबरी मस्जिद जिन स्तंभ पर खड़ी है वो पूरी तरह से अजंता अलोरा से ताल्लुक़ रखते हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस पर उत्खनन शुरू करता है और फिर प्रेशर में आके ये उत्खनन बंद कर दिया जाता है। अब आप समझेंगे और सोचेंगे कि ये मुद्दा फिर से क्यों उठाया जा रहा है। ये इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ये कहा जाता है, ये ऐतिहासिक है कि वहाँ बुद्ध के जो नाखून हैं वो उस धरोहर के नीचे दबी हैं। बुद्ध के जो बाल है वो उस जगह पर है, ऐसे कहा जाता है। और अगर ऐसे ये बात ऐतिहासिक तथ्य है और इसके एविडेंस जो व्योंगशांग से लेके तमाम विदेशी प्रवासियों ने उस काल में भी किए हैं और आधुनिक काल में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने इस खुदाई में इसको पाया है कि इसमें तथ्य हो सकता है। ऐसे दौर में जब राम मंदिर का निर्माण के लिए ज़मीन को समतोल करना जारी है तब ये तथ्य ज़मीन खोदकर बाहर आने लगे हैं।
आपको हम बता दें कि ये चर्चा में मुद्दा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये सांस्कृतिक धरोहर है। हम न्याय के पक्ष में बात करेंगे, हम किसी धर्म के पक्ष में बात नहीं करेंगे। ये धरोहर जिनकी है उनको मिलनी चाहिए, ये धरोहर जिनकी है उनके कब्जे में आनी चाहिए और एएसआई ने और यूनेस्को ने इसका संज्ञान लेना चाहिए। अब जब मंदिर निर्माण के लिए ज़मीन के खुदाई का और समतल करने का काम जारी है, तब बुद्ध अवशेष निकल रहे हैं। आपको बता दे कि वहाँ पे जो स्तंभ निकल रहे हैं उस पर धम्म चक्र उकरे गए हैं, उस पर पुष्य चक्र है, उस पर जो बुद्ध के विभिन्न मुद्राएं हैं वो दिख रही। जो स्तंभ है उस पर कमल के फूल, हाथी, जो आपको अजंता, अलोरा और तमाम बाकी जो धरोहरें हैं उससे मेल खाती हुई नज़र आएगी। इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ दो लोग ऑनलाइन मौजूद है लाइन पर। एक है दिल्ली से शांति स्वरूप बौद्ध जी और यूपी जहाँ ये उत्खनन शुरू है और जहाँ ये मंदिर का काम शुरू है अयोध्या, वहाँ से भंते सुमित रतन भंते जी जो है ऑन ग्राउंड वहाँ पर है अयोध्या में, वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ सीएम से उनकी बात चल रही है, डीएम से बात चल रही है, प्रशासन से बात चल रही है। क्या बात चल रही है उस पर हम उनसे रूबरू होंगे। तो हम सबसे पहले शांति स्वरूप बौद्ध जी आपके तरफ आते हैं कि बौद्धों की ये पुरातन मांग रही है कि समूचे क्षेत्र की खुदाई करे और इसे एएसआई को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सौंप दे। दूसरी मांग है कि यूनेस्को की निगरानी में अयोध्या की खुदाई हो। तो इस मांग की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है राम मंदिर के पक्ष में, उसके बाद फैसला आने के बाद और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने के बाद इस बात में क्या तथ्य रह जाता है, क्या अर्थ रह जाता है कि बौद्धों की पुरातन मांग जो है और इसे एएसआई और यूनेस्को को सौंप देना चाहिए। शांति स्वरूप जी, आपने जो प्रश्न किया है बड़ा अच्छा प्रश्न है, मगर बहुत टेक्निकल है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी ये मांग रही कि सारी अयोध्या का आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई पुरातत्व विभाग इसका उत्खनन करे और ये निर्णय निकाले कि बौद्ध स्थल है कि नहीं। इसके अलावा हमारे सामने ये भी एक समस्या थी और हमने मांग की थी यूनेस्को की निगरानी में यहाँ खुदाई होनी चाहिए। मगर आप जो कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद तो ये बात बेमानी हो जाती है। देखने में ऐसा लगता है बेमानी बात हो जाती है, वास्तव में बेमानी बात हुई नहीं है। अभी राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आ गया। निर्णय कैसे आया कैसे नहीं आया उसके पीछे कितनी लंबी कहानी, हम उसमें नहीं जाएंगे। मगर इतना हम कहते हैं कि राम मंदिर परिसर अलग चीज है और पूरी अयोध्या अलग चीज है। हमारी मान्यता यह है कि पूरी अयोध्या में बौद्ध विरासत नीचे जमीन में दबी पड़ी है। अब मैं आपको जब बताऊंगा तो बहुत लंबा बाइट बन जाएगा। आप वहां पर जब देखेंगे वहां तो कब्र भी सम्राट अशोक के स्तंभ पर बनी हुई है। अभी जो नदी है तिलोद की गंगा जिसको कहते हैं, वो अपना उसका पूरा इतिहास है। उसमें जो भगवान बुद्ध के समय में जो अंजन वन था, अंध वन था, और वहां पर जो खेमा जिस विहार में रह रही थी उसके बारे में जो जानकारियां हमारे पास हैं वो एक पूरे अयोध्या में फैली हुई हैं। यहाँ अयोध्या की एक राजकुमारी का विवाह कोरिया के राजकुमार से हुआ था, उसकी विरासत अलग है। अभी कोरिया के लोगों ने वहां पर एक बुद्ध विहार भी बनाया है और उसमें 7 पत्थर नीचे ऊपर रख के उन्होंने उसकी स्मारक भी बनाया है। तो ये तो राम जन्मभूमि परिसर अलग है और अयोध्या पूरी अलग है। अयोध्या में तो बहुत कुछ है। अब पूरी अयोध्या में जहां भी टीले हैं, जहां टीले नहीं भी हैं, कहीं से भी आप खोदेंगे और ये भी अभी जो कुछ मिला है राम मंदिर परिसर में नहीं मिला है। वो तो समतलीकरण सड़क के लिए चल रहा था, सड़क पर मिला है। संकिसा में भी सड़क का समतलीकरण चल रहा था, उसमें मिला है। राम मंदिर परिसर अलग है, अयोध्या तो बहुत बड़ा परिसर है, पूरा का पूरा नगर है, वो बात अलग है। तो हम इस बात को मानते हैं कि अभी भी हमारी मांग जायज है, क्योंकि भारतवर्ष की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमारा भरोसा नहीं है। इसलिए यूनेस्को की निगरानी में
वर्ल्ड हेरिटेज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी निगरानी में यहाँ का उत्खनन कार्य होना चाहिए और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ये निर्धारित करना चाहिए कि ये बौद्ध विरासत है तो वहां म्यूजियम बनाकर उनको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति हो नहीं सकती। और यहाँ का जो कुछ भी पहले खुदाई में मिला है वो इलाहाबाद के किले में कैद है। वहां कर्फ्यू जैसा माहौल है, वहां कोई जा नहीं सकता, वहां उसको देख नहीं सकता। यह हालांकि हम तो इसे षड्यंत्र मानते हैं कि इस तरीके के कर्फ्यू लगा के सरकार जो चाहे उसमें कर सकती है, बदल सकती है, उसको उसके साथ में तोड़ फोड़ कर सकती है या वो कुछ नई बाहर से चीजें लाके रख सकती है, वो बातें अलग हैं। मगर वो जो इलाहाबाद के किले में जो यहाँ के आर्टिफैक्ट जो खुदाई में मिलते हैं उनको हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। जितने भी आर्टिफैक्ट हैं वो इलाहाबाद के किले से लाकर वो भी अयोध्या के म्यूजियम में रखे जाने चाहिए। इस बात की मांग तो हम कर सकते हैं, यूनेस्को से भी कर सकते हैं, ASI से, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कर सकते हैं, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से भी कर सकते हैं। तो हमारा जो आंदोलन है वो जायज है और उसका पूरा आधार हमारे पास है और उसको हम करेंगे। आपकी बात सही है शांति स्वरूप जी, आपकी बात सही है कि हमें लड़ना चाहिए, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। एक रेफरेंस ऐसा भी है इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और ये कहा था कि खुदाई हो, और खुदाई शुरू हो गई थी। खुदाई शुरू होने के बाद वहाँ बौद्ध अवशेष मिलना जारी हो गया था, फिर अचानक ये खुदाई रोक दी गई। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वर्तमान सरकार के समय में आया है। इससे पहले भी जब 1992 में मस्जिद गिराई गई थी और उसके थोड़े समय के बाद वहाँ कुछ निर्माण कार्य किया गया था तो उस समय भी एक चबूतरा आ गया था बीच में। तो सरकार ने कहा कि नहीं, इसको मत छेड़ना, क्योंकि उनको मालूम था इसको छेड़ेंगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा, उसको ऐसे ही दबा दिया गया है। मगर अब जो यकायक ये जो बौद्ध संपदा जमीन ने उगली है, जमीन ने प्रस्तुत की है कि ये देखो, इस अयोध्या की भूमि खुद कह रही है, पुकार कर कह रही है कि मैं तो बुद्ध भूमि हूं। तो इस स्थिति के लिए वो तैयार ना थे। वहां के शासक, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की सरकार इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं थे, उनकी कोई तैयारी नहीं थी। और ये बौद्ध विरासत और बहुत सारी बौद्ध विरासत जब वहां से निकल गई तो वो हकबक आ गए, वो असमंजस में पड़ गए, ये क्या हुआ। तो इस असमंजस में फिलहाल सरकार ने खुदाई का काम वहीं रोक दिया है, क्योंकि उनको पता है जितना खोदेंगे उतना ही ये निकलता चला जाएगा, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो फिलहाल उन्होंने कुछ और ना निकल जाए इसलिए इस खुदाई को रोक दिया है। बाकी हमारा डर अभी भी बरकरार है कि इस तरीके के लोगों के हाथों में वहां का प्रशासन है जो अकल से काम नहीं लेते हैं। जो बौद्ध विरासत मिली है ये उस पर भी बुलडोजर ना चला दें। इसलिए हमारा सरकार से मांग है कि एक प्रॉपर अथोराइज एजेंसी के माध्यम से, खासतौर से ASI के माध्यम से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से इस खुदाई को अपनी देखरेख में कराएं। और वो जो खुदाई दल हो उसमें सब तरह के लोग होने चाहिए, उसमें 3-4 प्रदेश के लोग होने चाहिए, अलग अलग संप्रदाय के लोग होने चाहिए। एक जाति विशेष के लोग होंगे तो गड़बड़ी होने की पूरा अंदेशा रहेगा। तो ये आपका दूसरे सवाल का जवाब है। सवाल आपका बहुत अच्छा था। शांति स्वरूप बुद्ध जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस तरह से जो प्रेशराइज किया गया सरकार के तरफ से और ये पुरातन बौद्ध धरोहर होने के बावजूद भी खुदाई का काम शुरू हो गया। हम भंते सुमित रत्न की और बढ़ेंगे। भंते जी, आप वहाँ मौजूद थे, आपने DM से बात की, आप CM से संपर्क में हैं, शासन प्रशासन से बात कर रहे हैं। भंते जी, आप बताएं क्या तय है कि ये अवशेष जो है ये बौद्ध कालीन है? ये तो तय है क्योंकि ASI ने भी ऐसी रिपोर्ट दी है। पुरातन जो साहित्य उसमें मिल रहा है, रामायण को छोड़ बाकी जितना भी साहित्य इस देश में बौद्ध साहित्य है उसमें इसका जिक्र है, साकेत नगरी का। क्या आपको लगता है कि ये विवादित ढांचा बौद्ध पुरातन स्मारक होना चाहिए? आज स्थिति जो भारत की है बड़ी दयनीय है और बड़ी चिंतनीय है। आपकी संस्कृति को, आपकी सभ्यता को, आपके दर्शन को दबाया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, कुचला जा रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अगर आप ऐसे ही टुकड़ों में बटे रहे, अगर ऐसे ही ईर्षा द्वेष नफरत में जलते रहे
तो एक दिन तुम नहीं बचोगे न तुम्हारी संस्कृति बचेगी। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि जब कोई संस्कृति सभ्यता के मान सम्मान की बात हो, जब कोई हमारे स्वाभिमान की बात हो, तो हमें आपस में छोटी छोटी बातों को भुला करके एक हो जाना पड़ेगा, तभी हम संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। वैसे भी भगवान बुद्ध ने कहा है, अनिक्षावत संखारा उपादवे अधम्मिनो उपजित्वा निरुज्जन्ति ते संगोप समो सुखो। साकेत पर बहुत सुंदर बौद्ध विहार था। समय बदला, आपके हाथों से सत्ता गई, आप शासक नहीं रहे, तो वहाँ मस्जिद बन गई। आज आप शासक नहीं हैं, वो शासक नहीं रहे, आज वहाँ राम मंदिर बन रहा है। समय परिवर्तनशील है, फिर एक दिन वहाँ बौद्ध विहार बनेगा। इस संकल्प के साथ आपको लगना होगा और सभी हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को बुद्ध की संस्कृति से जोड़ना होगा। ये नैतिक जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं करोगे तो ईमानदारी से गुलामी स्वीकार कर लो, इसके अलावा कोई आपके पास मार्ग नहीं है। भंते जी, आपकी बात सही है कि हमारा कोई मजबूत संगठन नहीं, हमने एक होना चाहिए। आप आह्वान भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आह्वान कर रहे हैं, ये बात आपकी सही है। मैं शांति स्वरूप बौद्ध जी की ओर जाऊंगा। शांति स्वरूप जी, क्या राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध का कोई मजबूत संगठन नहीं है? इसी वजह से आप हम सब बौद्ध जो लोग हैं वो दावा जो कर रहे हैं, बौद्धों का दावा पिछड़ता जा रहा है। क्या इसकी वजह है कि कोई मजबूत संगठन नहीं है हमारा पूरे देश में, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? आपका ये कहना है कि कोई बौद्धों का कोई दमदार संगठन न होने की वजह से तो ये आंदोलन नहीं पिछड़ गया। आपकी बात में दम है, मैं आपकी बात से सहमति रखता हूं, और संगठन में ही शक्ति होती है। आज जो शासक जातियां जो वहाँ पर प्रभावी हैं राज्य में, जिनका हुकूमत है, ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। वो सरकारी शक्ति उनके पास ज़रूर है, मगर हम लोग बटे हुए हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं, हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं। हम लोगों ने, मैंने आपकी टांग पकड़ी हुई है, आपने मेरी टांग पकड़ी हुई है, हम दोनों आगे नहीं जा पा रहे। इस कारण से ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। अगर हम संगठित हो जाएं, मेरा जैसा व्यक्ति का तो अब ये मन करता है कि मैं हाथ में लाठी लेकर और पब्लिक को अपने साथ लेकर जितने भी हमारे नेता हैं, संगठन हैं, उन सब के पास जाऊं और पहले तो विनती करूं कि भैया सब एक हो जाओ। अगर एक नहीं होगे ना, पहले तो हम उनसे हाथ जोड़ेंगे, और हाथ जोड़ने के नहीं रखेंगे तो फिर हाथ मरोड़ेंगे और कहेंगे तुम सब एक साथ मिलकर के चलो। अब इन लोगों को सोचना है कि ये हमारे हाथ जोड़ने की रखते हैं या डंडे के असर से संगठित होते हैं। बगैर संगठित हुए बगैर, बाबा साहब ने संगठित होने के लिए ऐसे ही नहीं कहा था, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है और शक्ति से ही आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अब समय आ गया है, हम संगठित होंगे और अपने अधिकार, अपनी अस्मिता की रक्षा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाए। बिल्कुल शांति स्वरूप जी, हम मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मजबूत नहीं हैं, हमारा संगठन नहीं है, हम टुकड़ों में हैं, लेकिन लड़ाई तो लड़नी है। भंते जी, मैं आपके तरफ आऊँगा। सुमित रतन भंते जी, आप वहाँ अयोध्या में ज़मीन स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट अभी क्या है? शासन प्रशासन से आपकी कुछ बात हो पाई है भंते जी? को मैं अपनी टीम के साथ अयोध्या पहुंचा, जिसे पहले साकेत कहा जाता था। मुझे सूचना मिली थी अखबार के माध्यम से, स्थानीय हमारे बौद्ध उपासकों के माध्यम से, कि अयोध्या जहाँ राम मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ समतलीकरण हो रहा है, और उस समतलीकरण में बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं। तथागत भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं निकल रही हैं। मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा और पहुंच करके मैंने प्रयास किया, शासन प्रशासन से संपर्क किया, अयोध्या के डीएम एसएसपी से संपर्क किया कि मुझे वह स्थान दिखा दिया जाए, हमारे महापुरुषों के संघर्षों की निशानी, हमारी विरासत, बौद्ध विरासत को मुझे दिखा दिया जाए। लेकिन शासन प्रशासन ने मेरी एक भी नहीं सुनी। 4-5 घंटे हम संघर्ष करते रहे, उनसे झगड़ते रहे, लड़ते रहे। अंत में उन्होंने मुझे धमकाने का प्रयास किया कि आप लॉकडाउन में कई लोगों को लेकर के आए हैं, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन मैं फिर भी नहीं डरा, संघर्ष करता रहा पूरी टीम के साथ। अंत में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा
कि ट्रस्ट के चेयरमैन चंपत राय ही अंदर जाने की आपको इजाज़त दे सकते हैं। मैं बराबर पूरे देश प्रदेश पर आह्वान करता रहा कि अगर ये लोग सही हैं, अगर वहाँ बौद्ध अवशेष नहीं निकल रहे हैं तो आखिर ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये डर रहे हैं तो इससे साफ सिद्ध होता है कि वहाँ बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं, वहाँ तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं निकल रही हैं, सम्राट अशोक के ज़माने की लाट शिलापट निकल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों मुझे नहीं जाने देते? मैं आपके मंदिर बनने का विरोधी नहीं हूँ, आप मंदिर बनाइए, लेकिन देश भारत में जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, जितने भी हमारे बौद्ध स्थल हैं, वो सब पुरातत्व सर्वेक्षण के हाथ में हैं। वह उनकी रक्षा और सुरक्षा करता है। मैं अपील करता हूँ देश भारत के लोगों से, सरकारों से और पूरी दुनिया के लोगों से कि ये ऐतिहासिक साकेत का जो स्थल है, इसे पुरातत्व सर्वेक्षण को दे दिया जाए, उसे बहुत ही सुंदर स्मारक घोषित कर दिया जाए और इन लोगों को थोड़ी सी शर्म आ जाए तो ये मंदिर अपना दूसरे स्थान पर बना ले अयोध्या में। चाहे हम तैयार हैं, हम समर्थन करते हैं उस स्थान से ये 10 गुना ज़्यादा जमीन ले लें और उससे बड़ा मंदिर बना लें, लेकिन कम से कम बुद्ध की छाती पर खड़े होकर के न मंदिर बनाएं। मुझे एक और सूचना दी कि जो मूर्तियां, जो अवशेष निकल रहे हैं, ये लोग उन्हें क्रेशर में डाल करके बालू बना रहे हैं, रेता बना रहे हैं, सबूत मिटा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि अगर अपनी संस्कृति, सभ्यता, विरासत को अगर तुमने नहीं बचा पाया तो तुम्हारा जीवन भी धिक्कार है, तो तुम्हें संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। आओ हम एक हो जाएं और अपनी विरासत बचाएं, बुद्ध की संस्कृति की रक्षा करें। हाँ बिल्कुल भंते जी, आपकी लड़ाई बिल्कुल हम साधुवाद देते हैं कि आप इस तरह सा काम कर रहे हैं, लोगों को सजग कर रहे हैं। लोगों को भी ज़रूरत है, संगठनों को ज़रूरत है, राजकीय हो या सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो, सामाजिक हो, संगठन इस मुद्दे को देखे ज़रा, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। शांति स्वरूप जी, एक मन में बात आ रही है, बौद्ध संस्कृति के उत्थान और पतन, दोनों बातें, एक तो उत्थान और उसका पतन, इस दृष्टि से ये जो मामला है, बौद्धों के अवशेष मिल रहे हैं, राम मंदिर बनाया जा रहा है, बौद्धों का दावा तो सरकार सुन नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना नहीं, तो ऐसे दौर में बौद्ध संस्कृति के उत्थान और पतन की दृष्टि से इस मामले को आप कैसा देखेंगे शांति स्वरूप जी? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब बौद्ध धर्म पूरे उरूज पर था, पूरे चरम पर था, पूरी ऊंचाई, पूरी बुलंदी पर था, तो सारी दुनिया को पीछे उसने छोड़ दिया था। वो मौर्यों का साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य से लेके पराक्रमी राजा भरतरथ मौर्य तक जितना यश और जितनी दौलत और जितनी बड़ी सीमा मौर्य साम्राज्य में स्थापित हुई, इतनी अब हमें देखने को नहीं मिलती है। ये बौद्धों के पराक्रम की, बौद्ध संस्कृति के उत्कृष्ट का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज हमारे पाली भाषा में ताले शब्द नहीं मिलता, चाबी शब्द नहीं मिलती। जब लोग अपनी दुकान पर होते थे और उन्हें उपोषित के दिन बुद्ध विहार में वंदना करने जाना होता था, तो चाहे दुकान में कितना ही कीमती माल भरा हो, वो उसको ऐसे छोड़कर उठकर चल देते थे और अपना बुद्ध को नमन, त्रिरत्न को नमन करके फिर दुकान में आके बैठ जाते थे। ऐसा वातावरण तो बौद्धों ने ही दिया ना। सारे भारतवर्ष जो जम्बू द्वीप था सम्राट अशोक के समय में, उधर ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक और ताशकंद से लेकर कन्याकुमारी तक, ये जो सारा अखंड भारत था, इतना भारत भरतरथ मौर्य की हत्या के बाद तो टुकड़ों में बट गया, जूतों में दाल बटने लगी। ये बौद्धों के साथ में अन्याय करने का परिणाम था कि जब यहाँ पर अंग्रेज आए तो ये देश 550 रियासतों में बटा हुआ था। सम्राट अशोक का एक भारत, अखंड भारत, इनके पराक्रम से, इनकी प्रतिक्रांति के परिणाम स्वरूप जो छोटे छोटे रियासतों में बट गया। दतिया की रियासत अलग, अपना ग्वालियर की रियासत अलग, झांसी की रियासत अलग, ये सब साथ साथ छोटे छोटे जिले भी नहीं, उससे भी छोटी जगह हैं। तो ये उस कारण से हुआ। और जब पतन का तो आप कारण देख ही रहे हैं कि ये पतन का एक प्रमाण है कि जो बौद्ध नगरी थी, महाराजा पसंदी ने जिसको बसाया था, और बाबरी जो एक पुरोहित थे उनके, यद्यपि वो ब्राह्मण थे मगर उनके महाराजा पसंदी के पुरोहित थे, और वो यहाँ से चले गए थे
दक्षिण की तरफ, गोदावरी की तरफ, नर्मदा की तरफ, वहां जाकर के जो उन्होंने बुद्ध विहार बनाया, तो यहाँ पर जो उनका जो वर्णन है वो हमें सुत्त निपात में मिलता है। उनके 16 शिष्यों का भी परिचय सुत्त निपात में मिलता है। उनकी याद में जब उनका परिनिर्वाण हो गया, नर्मदा नदी के किनारे जो बुद्ध विहार बनाया था, तो महाराजा पसंदी ने उनकी याद में एक बहुत बड़ा विहार, महाविहार बनाया। कहाँ बनाया? जिसको अब अयोध्या कहते हैं, जो साकेत का एक्सटेंशन था। तो आज ये जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी ना, ये मस्जिद नहीं थी। आप कह सकते हैं मस्जिद, कुछ लोग, मगर प्रमाणिक आधार पर आप देखेंगे किसी भी मस्जिद का नाम किसी व्यक्ति पर नहीं है। बाबरी मस्जिद, बाबर के नाम पर मस्जिद, मगर बाबर कोई आदमी था, कोई बादशाह था, मुसलमान बादशाह था, उसके नाम पर नहीं है। इसके अंदर पिलर थे और पिलर के ऊपर की तरफ शेरों के मुंह थे। शेर कौन से? जो सम्राट अशोक का राज चिन्ह था। शेर भगवान बुद्ध को नर सिंह कहा गया है, नर जाति का शेर कहा गया है। उनको शाक्य सिंह कहा गया है, शाक्य वंश का शेर कहा गया है। तो इसलिए शेर की बड़ी मान्यता हमारे बौद्ध धर्म में है, बौद्ध संस्कृति में है। तो वो जो पिलर थे उनके ऊपर बब्बर शेर बने हुए थे। उन बब्बर शेर के कारण बाबरी मस्जिद जो बाबरी मस्जिद, इत्तेफाक ये है कि जो बाबर आया उससे मिलता जुलता वो नाम था, तो वो उसी के परवान चढ़ गया। तो साथियों, ये जो पतन की पराकाष्ठा, ये पतन की पराकाष्ठा पर हुई एक बहुत दुनिया की सबसे उत्कृष्ट विरासत बौद्ध संस्कृति, और उसका इतना पतन हो गया कि लोग उसका नाम तक भूल गए। या इस देश में जब अंग्रेज आए और बुद्ध के बारे में पूछते थे तो यहाँ के लोग कहते थे कोई चीनी देवता है, सम्राट अशोक को कहते थे कोई पौराणिक देवता है। आज ये सब कुछ जो अब निकल कर सब सामने आया है, इसका श्रेय, अकेला श्रेय अंग्रेजों को जाता है। अगर वो यहाँ उत्खनन की विद्या लेकर ना आते या खुदाई ना करते तो ना हमें सम्राट अशोक मिलते, ना हमें धम्म लिपि, जिसको ब्रह्म लिपि कहते हैं, ना हमें वो मिलती, ना हमें बुद्ध मिलते, ना हमें अशोक मिलते। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। अनेक कारणों से जहाँ के लोग उनको गाली देते हैं, दें, मगर जो बौद्ध धर्म और बौद्ध संस्कृति के उत्थान में उन्होंने जो योगदान दिया है, उसके लिए हमारे जैसे लोग उनका सदैव सम्मान करेंगे। आज जब बौद्ध संस्कृति का उत्थान होने के बाद जब पतन भी हो गया, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने उस सुप्त संस्कृति को, जो ऑक्सीजन पर थी, जिसको लोग भूल चुके थे, आज सारे भारतवर्ष में जो बौद्ध धर्म की पतांगा आसमान पे लहरा रही है, इसका एकल कारण कोई और नहीं है, उसका एक ही कारण है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का पराक्रम। आज सारी दुनिया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की महानता को इसलिए स्वीकार करती है कि उन्होंने भारतवर्ष की असली संस्कृति को प्राणदान दिया, उसको स्थापित किया। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जो उनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, डॉक्टर सविता अम्बेडकर थी, आओ उनके प्रति भी नमन कर दें। कारण यह है कि उन्होंने भी इस अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। न केवल सुप्रीम कोर्ट में उठाया था, अपितु थाईलैंड के महाराजाओं को एक पत्र लिखा था। वो पत्र हमारे पास है, आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा था ये अयोध्या बौद्धों की है, यहाँ की सरकार को समझाएं, ये अयोध्या हमको दे दी जाए। तो इस संस्कृति के पुनरुत्थान, एक बार उत्थान था मगर वो दबने के बाद जब दोबारा उठा है, वो पुनरुत्थान है, पुनरोदय है। उसका श्रेय एकल रूप से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। ये बौद्ध धर्म की, बौद्ध संस्कृति के उत्थान, पतन और पुनरोदय की गाथा है। शांति स्वरूप बौद्ध जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारा एक प्रेशराइज गट होना चाहिए, दबाव गट होना चाहिए, सरकारों पर हमारा दबाव होना चाहिए, हमने एक होना चाहिए। हम इसी मुद्दे पर जो है भंते जी की ओर जाएंगे। भंते जी, क्या आप मानते हैं कि देश में हमारा कोई मजबूत संगठन नहीं होने से हमारा ये दावा खारिज किया जा रहा है, या बिल्कुल माना ही नहीं जा रहा है कि ऐसी कोई सांस्कृतिक धरोहर है, कोई धार्मिक ऐतिहासिक धरोहर है जहाँ खुद बुद्ध ने उस साकेत नगरी में इतने वर्षावास किए, फिर भी इस दावे को खारिज किया जा रहा है? आप क्या कहेंगे? अभी हाल ही में साकेत की पावन धरती पर, जिसे आज अयोध्या कहा जा रहा है, वहाँ पर बौद्ध अवशेष निकले हैं। पूरे देश भारत में जितने भी समता, भाईचारा और तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, उनमें एक खुशी की लहर दौड़ी कि तथागत भगवान बुद्ध के अवशेष सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित निकले।
आज लखनऊ में इतिहासकारों ने, बौद्ध विद्वानों ने बैठक की। यह बैठक मेरी अध्यक्षता में की गई और हम लोगों ने एक ज्ञापन बनाया है। ये ज्ञापन वर्ल्ड हेरिटेज के लिए है, ये ज्ञापन यूनेस्को के लिए है, ये ज्ञापन राष्ट्रपति के लिए है और ये ज्ञापन मुख्यमंत्री के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए है और उत्तर प्रदेश में, देश भारत में जितने भी जनपद हैं सभी जिलाधिकारियों के लिए ज्ञापन है। ज्ञापन क्या है मैं आपको बता दूं। विषय है ज्ञापन का, अयोध्या जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हो रही खुदाई में तथागत बुद्ध की मूर्ति व बौद्धकालीन अवशेष मिलने पर उस स्थल को पुरातत्व स्मारक घोषित किए जाने के संबंध में। हम राम मंदिर के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कम से कम बुद्ध की छाती पर ये सब न किया जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। आगे क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त भारत सरकार दिल्ली महोदय, आपको अवगत कराना है कि अयोध्या जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश में खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी बौद्ध प्रतिमाएं, शिलालेख, धम्मचक्र आदि बौद्धकालीन प्रतीक व अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, जो पुरातत्व ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिकोण से मूल्यवान हैं। आप स्वयं विद्वान व जानकार हैं कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ करना, उनकी रचना व बनावट में बदलाव करना इतिहास को मिटाने के समान है और एक अक्षम्य अपराध है। संपूर्ण भारतवर्ष में अनेकों बौद्ध स्थल का रखरखाव और नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पास है। इन सभी स्थलों का ऐतिहासिक महत्व है। अयोध्या में समतलीकरण व खुदाई के दौरान तथागत बुद्ध की प्रतिमा व बौद्ध प्रतीक अवशेष मिलने से उनके ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता। आप स्वयं जानकार हैं कि पुरातत्व महत्व के स्थलों की बनावट से छेड़छाड़, तोड़फोड़ करना अथवा किसी भी प्रकार का बदलाव करना पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 व बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अनुसार दंडनीय अपराध है। आज दिनांक 23 मई 2020 को लखनऊ में बौद्ध विद्वानों व इतिहासकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। नंबर 1, उच्च प्राथमिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थल की सामान्य खुदाई तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए। नंबर 2, उस स्थल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की निगरानी में विधिवत उत्खनन कार्य किया जाए। नंबर 3, उत्खनन स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकार क्षेत्र में देकर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित कर दिया जाए। नंबर 4, भारतीय इतिहास वेत्ताओं व पुरातत्व वेत्ताओं एवं बौद्ध विद्वानों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल उत्खनन स्थल का निरीक्षण करे और अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करे। नंबर 5, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में ही किसी अन्य स्थल पर कर दिया जाए। चाहो तो इससे ज़्यादा और जमीन ले लो, लेकिन कम से कम वहाँ जो ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ पुरातत्व चीज़ें निकल रही हैं, अवशेष निकल रहे हैं, वहाँ न किया जाए। मुख्य सूचना आयुक्त महोदय से अनुरोध है कि उक्त अनुरोध को स्वीकार कर तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करें। इस ज्ञापन का जो आयोजक है, निवेदक है, पूरे देश भारत का बौद्ध समाज है। बुद्ध की विचारधारा के जितने भी लोग हैं जो समता में विश्वास रखते हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं और बुद्ध के आंदोलन से जुड़े हैं, सभी इस ज्ञापन को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मेरी सूचना को पूरे देश में फैलाया जाए, इस वीडियो को, इस ज्ञापन को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, ताकि बौद्धों को अपनी विरासत संस्कृति बचाने के लिए कमर कसने के लिए तैयार होना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत। जी हाँ बनते जी, पूरा देश, पूरा समाज और जो लोग इस तरह की सांस्कृतिक पौराणिक धरोहरों को, वैश्विक धरोहरों को मानते हैं, बिल्कुल इसके लिए हम इकट्ठा होने की बिल्कुल ज़रूरत है। मैं शांति स्वरूप बौद्ध जी की ओर जाऊंगा। शांति स्वरूप जी, ज़मीन को समतल करने का कार्य शुरू है, अवशेष मिल रहे हैं,
जो बौद्ध शिल्पकला से मिलते हैं, हम ये मानते हैं कि अगर वहाँ कभी राम का जन्म हुआ या राम मंदिर था तो वहाँ राम की मूर्ति क्यों नहीं मिल रही, वहाँ लक्ष्मण की मूर्ति क्यों नहीं मिल रही, वहाँ सीता की मूर्ति क्यों नहीं मिल रही, वहाँ दशरथ की, कैकेयी की, सुमित्रा की, शत्रुघ्न की, इनकी मूर्तियाँ क्यों नहीं मिल रही, या फिर जो अस्त्र शस्त्र जो है जो रामचंद्र चलाते थे, वो भाले, वो तलवारें, वो बाण, वो सब वहाँ नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है उसे एएसआई कह रही है कि ये द्वार है, ये स्तंभ है, ये शिवलिंग है। राम का और शिव का क्या संबंध है, शिवलिंग का और राम जन्म का क्या संबंध है, इसका तो कोई संबंध नहीं है। ये पूरी तरह से बौद्ध अवशेष है और ये मिल रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहाँ जो एक भूखंड को सड़क निर्माण के दौरान समतल किया जा रहा था, लेवलिंग की जा रही थी, उस दौरान जो वहाँ पर आर्टिफैक्ट मिले अपने आप, हमारा इरादा नहीं था, ना सरकार का इरादा था, वो निसंदेह बौद्ध संस्कृति के बेहतरीन नमूने हैं। और इससे मिलती जुलती शिल्पांकन, स्कल्पराइजेशन जो उदयगिरी है उड़ीसा में, वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं आप उनसे मिलाकर देख लो, डिटो वही स्टाइल है। आप एलोरा जो औरंगाबाद में गुफाएं हैं जहाँ बाबा साहब भी गए थे, मैं भी वहाँ कई बार जा चुका हूँ, वहाँ का शिल्पांकन देखो, वहाँ की जो नृत्यांगनाएं हैं उनकी बदन में जो लचक है, उनके बदन में जो कमनीयता है, वो यहाँ जो ये अभी अभी जो मूर्ति मिली है अयोध्या में, उसमें डिटो वही लचक है, वही कमनीयता है। तो आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये बौद्ध कला नहीं है। अमरावती, औरंगाबाद वाला अमरावती, वो नागपुर के पड़ोस वाला अमरावती नहीं, वहाँ से जितना भी प्रतिमाएं मिली हैं, बहुत प्रतिमाएं मिली हैं, बड़े बड़े स्तूप भी मिले हैं, वो स्टाइल देख लो। और अयोध्या से जो कुछ मिला है वो देख लो। अयोध्या में एक आमलक खंड मिला है जो चक्र जैसा है, आमलक कहते हैं, वो खट्टा फूल जिसमें आर्य बनी रहती है और उसको अंग्रेजी में स्टार फ्रूट कहते हैं, उसके आधार पर वो बना हुआ है। वो जो अयोध्या में मिला है डिट्टो, वो अमरावती में भी मिला है, अमरावती के स्तूपों में भी मिला है। और तो और अभी अभी जो लालगंज, जो बनारस और आजमगढ़ के बीच में है, वहाँ हमारे सुधाकर जी बौद्ध हैं, उनके माध्यम से एक सम्राट अशोक के स्तंभ का पता चला, तो वहाँ भी एक पत्थर जो मिला है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अयोध्या में है। तो आप वहाँ से जो प्राप्त होने वाली चीजें हैं, वहाँ पर एक धम्म चक्र मिला है, एक पुष्प चक्र मिला है। धम्म चक्र में 29 आरे हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद 24 आरे होते हैं जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है, नहीं, वो एक है। बौद्धों में बहुत तरह के धम्म चक्र हैं। 8 का भी है, 12 का भी है, 16 का भी है, 24 का भी है, 29 का भी है, 28 का भी है, 32 का भी है, 45 का भी है, 35 का भी है, 49 का भी है, 84 का भी है। तो ये इन संख्याओं का सब महत्व है। 45 का क्यों है कि बुद्ध का श्रमण जीवन 45 साल का। 35 का आरा क्यों है? क्योंकि बुद्ध का अश्रमण जीवन, बगैर भिक्षु का जीवन 35 साल का। बुद्ध कितने हुए? 27। पूर्व बुद्ध को बुद्ध कहते हैं, और जो भगवान बुद्ध है वो सम्यक संबुद्ध है, तो वो 27 का भी है, वो 27 पूर्व बुद्धों की स्मृति में, और 28 सम्यक संबुद्ध, और प्रत्येक बुद्ध, प्रत्येक बुद्धों को मिला के 28 उनका भी है। 29 का भी है। 29 का क्या है? 29 वर्ष की अवस्था में कुमार सिद्धार्थ ने, बोधिसत्व सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था। वो गृह त्याग ना करते तो दुख मुक्ति का सफल साधन प्राप्त ना होता, इसलिए उसका बड़ा महत्व है। ये अयोध्या में जो मिला है वो 29 आरों वाला धम्म चक्र है, और उसके बीच में एक पुष्प चक्र है। मैंने पहले भी बताया, जो पुष्प चक्र है, कमल का जो फूल है, वो भगवान बुद्ध को कहा जाता है, वो तो कमल के फूल की तरह थे। भगवान बुद्ध का खुद का स्वयं का कथन है, मैंने बताया था उस दिन एक दूसरी बाइट में। तो संयुक्त निकाय में पुप्फ वग है, भाग 1 में। पुप्फ वग में क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध कहने लगे कि मैं तो उस प्रकार हूं जैसे फूल है,
एक गंदे कीचड़ के पानी में पैदा होकर के दुर्गंध चीज में सुगंध फैलाता है और बदबूदार बदसूरत जगह पैदा होकर के सौंदर्य फैलाता है, उसी प्रकार ये दुख भरे संसार में तथागत उत्पन्न होकर सुख और दुख मुक्ति का मार्ग देते हैं, सुख प्राप्ति का मार्ग देते हैं। तो कलाकारों ने, मूर्तिकारों ने भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के ऐसे सूत्रों के बहुत सारे सूत्र हैं ऐसे, जिसमें भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध खुद की तुलना कमल के फूल से कर रहे हैं। तो इसलिए मूर्तिकारों ने जब मूर्तियां बनाई तो भगवान बुद्ध के साथ कमल का फूल नीचे बनाना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध इतने छोटे नहीं थे कि कमल के फूल पे बैठ जाएं, न कमल का फूल इतना बड़ा होता था जो बुद्ध उस पर बैठ जाएं। वो तो एक प्रमाण है, एक आदर्श है, एक सिद्धांत है कि बुद्ध को और कमल के फूल को एकाकार कर दिया, दोनों का एक दूसरे से समावेश कर दिया। तो वो जो 13 पंखुड़ियों वाला पुष्प चक्र है वो इसीलिए है क्योंकि बुद्ध की तुलना कमल के फूल से की गई है। और 13 का मतलब क्या है? 10 पारमिताएं जिसके बगैर बुद्धत्व प्राप्ति हो नहीं सकती, और 3 शरण जिनके बगैर बुद्ध की शरण मिल नहीं सकती। इसलिए उनका भी उसमें बड़ा महत्व है, इसमें कोई शक नहीं है। आप भरूच में जाइए, भरूच जो सतना जिला है वहां का एक इतना सुंदर भरूच, सांची से बहुत बड़ा और सांची से बहुत सुंदर, इससे पता चलता है वो सांची बनने के बाद की कला है। वहां की जो कला है, भरूच की जो कला है, इतना बारीक काम है। आज भी आप देखेंगे, इंग्लैंड जाना तो मुश्किल है आपका, और इलाहाबाद के किले में जाना वैसे ही मुश्किल है, कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ, अयोध्या का नहीं। वहाँ पर भरूच के जो वहाँ पर खंडर में वो मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, पिलर मिले हैं, रेलिंग मिले, सब रखी हैं। सबसे ज़्यादा रेलिंग जो जनता जिनको देख सकती है वो कलकत्ता म्यूजियम में है। वो कलकत्ता म्यूजियम में आप देखेंगे इतना सुंदर, इतना बारीक काम उस पर कलाकारों ने किया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, ये सारा का सारा काम मथुरा के मूर्तिकार और विदिशा के हाथी दांत के कारीगरों ने मिलकर के ये काम किया है। इतना ही उत्कृष्ट काम है। ये जो रेलिंग के पिलर मिले हैं अयोध्या में, आप मिला लो उनको भरूच के रेलिंग से, बिल्कुल वही है। ये जो एक पद्धति रेलिंग बनाने की थी वो ऐसी थी कि पहले लकड़ी का काम होता था, भवन निर्माण लकड़ी का होता था, मगर जब पत्थर का होने लगा तो उसके बनाने की विधि लकड़ी जैसी ही रखी गई। पिलर बनाना, उसमें चूल खोदना और उसमें पत्थर फंसाना, इस तरीके से फंसा फंसा के उनको खड़ा करते थे। जैसे सांची की गुफा के चारों तरफ है, उसको रेलिंग कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में वेदिका कहते हैं। तो वो जो सारा का सारा जो वहाँ पे मिला है वो यहीं पर नहीं मिला है, और भी बहुत जगह है, इसके बहुत प्रमाण हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा कि समतल करने के लिए थोड़ी बहुत खुदाई जो हुई, उसमें शिवलिंग मिले, स्तंभ मिले, पुष्प चक्र मिले, अशोक चक्र मिले, ये सब मिल रहे हैं। और ये अगर आप इसका अध्ययन करें, या पूरी जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, दर्शक अगर इसका अध्ययन करें तो ये बात स्पष्ट है कि पूरी तरह से ये धरोहर जो है बौद्ध है, बुद्धों की है, बौद्ध समाज की है, बौद्ध संस्कृति से जुड़ी है। तो ये जो राम का जन्म जिस जगह पे हुआ वहाँ पुष्प चक्र मिल रहा है, अशोक चक्र मिल रहा है, स्तंभ मिल रहा है, बुद्ध की मूर्तियाँ मिल रही है, राम से इसका क्या वास्ता है? जो कुछ भी वहाँ मिला है, जिसे शिवलिंग किया जा रहा है वो शिवलिंग नहीं है, वो मनोती स्तूप है। मनोती स्तूप बौद्धों को अंग्रेजी में इसके लिए वोटिव शब्द है, वोटिव। मनोती का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी से मन्नत मांगी, ऐसा नहीं है। मनोती स्तूप जन कल्याण का कोई जब व्यक्ति संकल्प लेता था, मनोती स्वयं के लिए मांगना बौद्ध धर्म में प्रतिबंधित। सुन लो बच्चों, अपने लिए कुछ मांगना प्रतिबंधित है। हम मांगेंगे तो सबके लिए मांगेंगे, उसमें मैं भी आ गया। भवतु सब मंगलंग, सबका भला हो, तो उसमें मैं भी आ गया ना। तो मैं जब किसी से मांगूंगा, मनोती का मतलब मैं मांगूंगा तो किसके लिए मांगूंगा? सबके लिए मांगूंगा, सबके लिए करूंगा। सम्राट अशोक ने जितने भी काम किए वो सबके लिए किए, सब जाति के लोग, सब संप्रदाय के लोग, सब धर्मों के लोग, सब वर्ग के लोग, उनके सबके लिए काम किए ना। तो बौद्धों का जो मनोती शब्द है और बाहर के लोगों का जो मनोती शब्द है, उनका कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर जो धर्म चक्र मिला है, पुष्प चक्र मिला है और मनोती स्तूप मिला है, रेलिंग्स मिली हैं, एक वहाँ कुआं भी मिला है। कुएं भी बौद्ध जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर भी मिले, और ये बुद्ध नगरी अयोध्या में भी मिला है। इन सब चीज़ों से प्रमाणित होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें बौद्ध धर्म से
भगवान बुद्ध से, सम्राट अशोक से, बौद्ध संस्कृति से, मौर्य साम्राज्य के गौरव से जुड़ी हुई हैं। राम जी का कुछ मिल जाए, हम तो कामना करते हैं कि उनका कोई पालना मिल जाए, उनका कोई खटोला मिल जाए, उनका कोई चलने वाला रेड़ू मिल जाए, मगर अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। और नहीं मिला तो उसका कारण ये है कि उस धरती से राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कोई दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। ये अयोध्या की नगरी स्वयं अपने पृष्ठ खोल खोल कर दिखा रही है। आज मेरा अपने इस देश के हुक्मरानों से एक निवेदन है, आप देख रहे हैं ना, ये जो संघ परिवार है, इसी में से उद्धव ठाकरे निकले, और आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जन कल्याण के ऐसे कार्य करके दिखा रहे हैं कि वो जन जन के शिरोधार्य हो गए, जन जन के प्रिय हो गए। तो मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत की सरकार से, आपको ये जो इतना बड़ा बहुमत मिला है, इसको विध्वंस के काम में नहीं, बल्कि सदियों तक लोग सम्राट अशोक की तरह तुमको याद करते रहें, तुमको पूछते रहें, तुमको सिर पर रखते रहें। ऐसे कुछ कल्याणकारी काम कर जाओ, और वो कल्याण का काम अगर आप करोगे तो बुद्ध के अलावा कर नहीं पाओगे। इसलिए आप बौद्ध देशों में तो कहते हो जाके कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं, हम दुनिया ने युद्ध दिया और भारत ने बुद्ध दिया। ये बात कहने में तो बड़ी अच्छी लगती है, सुनने में उससे ज्यादा अच्छी लगती है, मगर जब करके दिखाओगे तब आपको पता चलेगा कि सारी दुनिया आपको किस तरीके से सर पर रखती है। ये सारी दुनिया भारतवर्ष का जो सम्मान करती है ना, वो बुद्ध के कारण करती है, वो अशोक के कारण करती है, बुद्ध की शांति के कारण करती है, बुद्ध की महान शिक्षाओं के कारण करती है, बुद्ध की महान कल्याणकारी संस्कृति के कारण करती है। आओ हम कामना करें कि इनको सद्बुद्धि प्राप्त हो और समय रहते ये बुद्ध के रास्ते पर चल के जन कल्याण के कामों में लगे। नहीं तो सारे देश में जब त्राही त्राही मची हो और सब तरफ लॉकडाउन का घर घर में ताला लगा हो, और ऐसे में बुद्ध संस्कृति का प्रकट होना बहुत बड़े अर्थ लेकर आया है, इसको समझना होगा। हम तो समझ रहे हैं, शासकों को भी समझना होगा। अब मेरा निवेदन है अपने समाज से कि वो भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, राष्ट्रपति को, आर्कियोलॉजी को जरूर लिखें, और बड़े शालीन शब्दों में लिखें, और संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करके लिखें। तो हमें उम्मीद है कि जब तक आप लिखेंगे इनको अकल आ जाएगी, और वहां पर म्यूजियम बनाने का काम, और वहां पर जो कुछ भी मिला है उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, उसमें जो भी कुछ खुदाई हो उसकी वीडियोग्राफी होती रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसा अभी पिछले दिनों गाजीपुर में हुआ, जमनिया के पास खुदाई हो रही थी, मिला कुछ, बता दिया कुछ। वो तो वहां के बहादुर शाक्यों को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी जान लड़ा दी, और जब तक उस आर्कियोलॉजी ने उसको बौद्ध संस्कृति घोषित नहीं कर दिया, जब तक उन्होंने न्याय प्राप्त कर नहीं लिया, उन्होंने संघर्ष को विराम नहीं दिया। अब हमें कुछ मिलेगा तो संघर्ष से मिलेगा। हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो कुछ भी दिलाया वो संघर्ष के बल पर दिलाया, मगर संघर्ष होगा, संविधान सम्मत होगा। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको सादर नमो बुद्धस, जय सम्राट अशोक और जय भीम कहकर विदाई लेता हूं। शांति स्वरूप जी, आपका जो मार्गदर्शन है बिल्कुल सटीक है। क्या करना चाहिए आगे, ये दर्शकों को सोचना है, ये हमारे राजनीतिक नेताओं को सोचना है, हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक नेताओं को सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। प्राइम टाइम में हमारे साथ शांति स्वरूप बुद्ध जी और भंते सुमित रत्न अयोध्या से मौजूद थे लाइन पर। ये चर्चा चल रही थी। हम दर्शकों आपको बता दें कि ये जो मसला बहुत सालों से पड़ा था, इसका जजमेंट आया, फिर राम मंदिर की जो बेंच थी उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में ये जो है पक्ष रखा और उनके पक्ष में न्याय दिया। क्या इसे न्याय कहेंगे या निर्णय कहेंगे, ये आप पे सौंपता हूँ। और फिर खुदाई जब होती है या समतल किया जाता है मंदिर के लिए तो बौद्ध अवशेष मिलते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मामला है। इस मामले को हमने गंभीरता से सोचना चाहिए क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर है। 2000 से भी ज़्यादा साल पुरानी ये धरोहर है जो सम्राट अशोक ने वहाँ निर्मित की है। ये स्तूप, यहाँ के जो घर है, फैज़ाबाद के पुल है, रास्ते हैं, ये इस धरोहर कर तोड़कर जो ईंटें मिली थी, ये कहा जा रहा है कि ईंटों से बनाए गए थे उस काल में। तो ये जो पूरा मुद्दा है आप इसको समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, और इसके लिए हम क्या न्यायिक प्रक्रिया में जा सकते हैं उस पर सोचिए। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम।